हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवेन आईएएस एकेडमी। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है उससे करंट अफेयर बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर आता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो करंट अफेयर ये बिहार का है और जनवरी मंथ से लेकर के हम कंटिन्यूसली हम सितंबर अक्टूबर तक जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक करेंगे। बट अभी हम डिस्कस करने चल रहे हैं जनवरी मंथ का। ये है करंट अफेयर पूरा एक महीने का 2024 का। ठीक है, देख पा रहे होंगे ये दृष्टि जो आईएएस संस्थान है उसका एक जाना माना मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन ये निकला हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला हमारा ये है कि अनुक्रम दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या आपको इस पूरे जनवरी मंथ के अंदर में क्या क्या मुख्य बिंदु था, किन किन चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है, वो सारी बातें आप यहाँ पे जान पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि इसमें हमें किन किन मुद्दों पे बात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि बिहार पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार किस तरीके से। दूसरा, बिहार जाति सर्वेक्षण जो आपको पता है जाति जनगणना है उसको सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट था। एनआरईजीएस कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु ईवी की खरीद। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे पास पॉइंट होगा क्या वो देख पा रहे होंगे आप। बाल विवाह में वृद्धि, तो ये बिहार से रिलेटेड है, यानी कि ये कंटेंट जो होगा बिहार को ही एक कंटेक्स्ट मान करके, एक संदर्भ मान के ये बातें यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट होगा वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन। तीसरा पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन। ये दो पॉइंट रिपीट हो गया है। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना, उसके बाद बिहार सरकार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और आखिरी पॉइंट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे वो आप देख पा रहे होंगे। तो वो पॉइंट है हमारा बिहार में दिवंगत जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, आपको पता है ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, 100% तय है। बीपीएससी का जो आपका 70 नंबर का जो इस बार का होगा बीपीएससी एग्जामिनेशन 17वीं, तो उसमें होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको पता है भारत रत्न का सम्मान भारत के स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो हमने पहले ये बता दिया कि पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट हमारा होगा पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार। चलिए आते हैं सीधे पॉइंट पे, बिहार। तो पूरे भारत में लीची की खेती पर विस्तार, देखिए कुछ मुख्य पहलुओं पे ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट बाकी चीज़ें जो मैं बताऊंगा कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप उन बिंदुओं को नोट आउट करते जाइएगा, अपना एक शार्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात है कि चर्चा में क्यों है। आपको पता है बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, तो बिहार स्पेशल भी यहाँ कवर हो रहा है। देखिए मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को कोरिलेट करता हूँ और इन दोनों के साथ साथ मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और एज सच अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे इंटरव्यू के भी कुछ पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते रहूँगा। ठीक है, तो ये फोकस हमारा इन पॉइंट्स पे रहेगा। खैर हम आप डिस्कस करते हैं आगे। तो पहला यही पॉइंट हो गया, इसमें क्या हो गया, पहला ये पॉइंट हो गया अपना कि इसमें हमने देखा क्या चीज़ कि ये चर्चा में क्यों है। पहला पॉइंट तो चर्चा में क्यों है वो आपको पता है कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले तक सीमित रहने वाली लीची, मतलब ये क्या था पहले यहीं पे पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड था, एक जगह पे ही था। कृषि में 19 भारतीय राज्यों को, मतलब आप देखेंगे कि ये विस्तार करने की योजनाओं में इसको रखा जाएगा और भारत में बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। बट आप यहाँ आपको यहाँ पे दो बातें निकल के सामने आई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिहार स्पेशल को आप देख सकते हो, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले, यानी कि अगर आपसे कोई बात करता है कि लीची बिहार के किन ज़िले से संबंधित है या किन ज़िले में प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं
मुजफ्फरपुर जिला। दूसरा पॉइंट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित, मुजफ्फरपुर में यानी कि स्थित है, क्या स्थित है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर लीची के अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है मुजफ्फरपुर। तो दो बातें यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। ये तो चर्चा में क्यों था, इस पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या नेक्स्ट बिंदु में क्या क्या है। पहला, इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे वनस्पतिक वर्गीकरण है, लीची सैपिंडेशी परिवार से संबंधित है। अब क्या बाकी क्या चीज़ें हैं, स्वाद बहुत अच्छा होता है, रसीला होता है, पारदर्शी होता है, ये सारी चीज़ें। ट्रांसलूसेंट एरियल, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके साइंस का क्वेश्चन थोड़ा बॉटनिकल अप्रोच अपनाएगा तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। और खाने योग्य क्या होता है, इसके जो गुदे होते हैं वो खाते हैं। जलवायु की बात करें, ठीक है, तो जलवायु, मृदा, तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा का प्रभाव क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि जो मुजफ्फरपुर है वहाँ की लीची फेमस जो है इसीलिए है क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ की मृदा ऐसी है, तापमान लगभग वैसा है, वर्षा का प्रभाव भी उसी प्रकार का है। तो मोटी मोटा बात अगर हम करें, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। नम स्थितियाँ होती हैं, खेती के अनुकूल होनी चाहिए इसे, और फसल के लिए कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों लगभग 800 मीटर की ऊंचाई आदर्श जलवायु मानी जाएगी, ठीक है। मृदा की बात करें, मिट्टी कैसे होगी, सॉइल कैसा होगा, तो लीची की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कैसा होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए उसमें, भरपूर, गहरी हो, अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तापमान की बात करें तो 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान का सहन नहीं कर सकती है, यानी कि ये टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा का प्रभाव क्या है, लंबे समय तक वर्षा विशेषकर फूल आने के दौरान इसके परागकण जो होते हैं में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है अगर लंबे समय तक बारिश हुई तो, ठीक है। चलिए, भौगोलिक कृषि की बात करें तो बेसिकली ये वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से क्या है, उत्तर में त्रिपुरा, मतलब ये त्रिपुरा और से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हिमालय की जो तलहटी है उन क्षेत्रों में तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में होती है। भारत के लीची उत्पादन का जो लगभग 40% है वो मात्र बिहार से निकल के आता है, तो ये भी एक फैक्ट है। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे झारखंड है, तो ध्यान रखना ये सीक्वेंस भी, लेकिन ये ध्यान रखना जरूर कि पहले नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। क्लियर। तो दो तीन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें तो वैश्विक उत्पादन में क्या है, चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारे लिए एक काम का बात यह है कि भारत क्या है, दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे चीन है, ठीक है। अमूमन चीज़ों में आप देखेंगे कि ऐसे जो भी उत्पादन है ये सब चीज़ें हैं तो चाइना कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन बनाए रखता है, ठीक है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादकों में अगर देखेंगे तो थाईलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, उद्यान कृषि है ये, ठीक है। तो उद्यान कृषि क्या होता है, हार्टिकल्चर। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, हार्टिकल्चर क्या है या हार्टिकल्चर में किस तरीके के हम कृषि करते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये सीक्वेंस में आपको पता होगा, इसमें आता है विटीकल्चर क्या है, इसमें आता है हार्टिकल्चर क्या है, इसमें इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप देखते रहते। तो इसमें देखिए, फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों तथा अन्य फसलों की कृषि के विज्ञान, कला एवं अभ्यास है, ठीक है। ये विज्ञान भी है, कला भी है और उसका एक्सरसाइज भी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, ये सारी चीज़ें। तो हार्टिकल्चर में आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट होता है फल, दूसरा सब्जी, तीसरा फूल और सजावटी पौधे, ये सारे मिला करके हार्टिकल्चर में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है, बट मेरा मानना है कि अगर आप इतने डेप्थ में किसी एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन सुन लेते हैं और कुछ उसमें से मुख्य बिंदुओं को आप पॉइंट आउट कर लेते हैं, तो आई होप इस पॉइंट में आपको कभी भी, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो चाहे डायनेमिक पोर्शन हो, मीन्स करंट अफेयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, ओके। इसमें मानव उपयोग तथा उपभोग के लिए पौधों की खेती, प्रबंधन, प्रसार, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं आप, यहाँ से आगे बढ़ जाइए सीधे, ठीक है। अब इसमें जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ मिशन है इसके रिगार्डिंग की गई हैं, तो आप देख सकते हैं क्या, पहला MIDH, तो MIDH का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हार्टिकल्चर बार बार आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फल, सब्जी और अन्य क्षेत्रों को कवर करती है, मतलब अलग अलग प्रकार के फल, फूल, सब्जी, सजावटी पौधे, ये सब आती हैं इसमें, ठीक है।
तो इसमें ये सब इनका डेटा दिया हुआ है, कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम, तो ये भी एक कार्यक्रम था, ये भी एक कार्यक्रम था, आप दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उद्यान कृषि क्लस्टर क्या करता है, लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय भौगोलिक संकेंद्रण है। मतलब कहीं पार्टिकुलर जगहों पे आप देखेंगे कि उसका पूरा एकदम श्रृंखला ही पाई जाती है और कहीं उसका बिल्कुल भी कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो लीची का बिहार में जिक्र आया उसको हम अन्य राज्यों में कैसे प्रसारित करेंगे, विस्तारित करेंगे। पॉइंट नंबर टू जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं, इस पॉइंट नंबर टू में क्या है आपको पता है, यहाँ बेसिकली क्या है कि बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कहा गया है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे बहुत मतलब नहीं है, मैं जो मतलब की बात है वो करता हूँ सीधे तौर पे कि इसको रखा जाएगा तो उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट चलिए यहाँ पे हम मुख्य मुख्य बातों पे चर्चा करें तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट ये है कि बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने क्या कहा, जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप उसको डोमेन पब्लिक डोमेन में रखिए। पब्लिक डोमेन समझ पा रहे होंगे, जो लोग हैं आम जनता है उनके क्षेत्र अधिकार में भी आए, उन वो भी समझ सके क्या है कैसे है। ठीक है, न्यायाधीशों के पैनल ने उन याचिकाकर्ताओं को भी कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके का, और जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और इस तरह के कार्य के लिए क्या है बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। अब देखिए बिहार जाति सर्वेक्षण में क्या पता चला, 2023 से पता चलता है कि जो ओबीसी है अन्य पिछड़ा वर्ग या ईबीसी है जो मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, मिलकर राज्य की कुल आबादी का 63% है। ठीक है, ओबीसी ईबीसी मिला दिया जाए 63%, अगर 100% है तो उसमें 63% ये लोग हैं। और आंकड़ों के अनुसार देखें कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% और सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग है जो 27 समथिंग है। ठीक है, तो ये सब डेटा है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, डेटाबेस पे आप देख सकते हैं, चूँकि सर्वेक्षण के आंकड़े जो सामने हैं उसमें क्या है कि एससीज, एसटीज, ओबीसी, ईबीसी, ईबीएस, ईबीसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़कर 75% कर दिया गया। तो ये विवादित है, लेकिन बस आप जान के रहिए कि क्या है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है कि भारत का कौन सा राज्य जो जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना, तो आपको पता है वो बिहार इसमें आएगा। तो आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन निकल के आ सकता है सामने, बाकी इन सब विवादों से डिस्कशन से कोई बहुत मतलब नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। एनआरईजीएस क्या है, चलिए एनआरईजीएस मतलब इसको MGNREGS कह सकते हो आप, जो आपको अच्छी तरीके से पता है क्या है, महात्मा गांधी, M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल और R फॉर रोजगार। ठीक है, गारंटी स्कीम, बेसिकली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं। इसमें क्या है देखते हैं, इसमें क्या है जनवरी 2024 के मध्य तक का एक डेटा आया कि मनरेगा के जो भी सभी जॉब कार्ड जितने लोगों के पास है, धारक हैं, जो आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, एक डेटा है। ऐसा क्यों है कि राज्यों के लिए जो लाभार्थी हैं आधार आधारित वेतन भुगतान को अपनाना केंद्र की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब आधार के बेसिस पे वो उनके पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर हो पाए। ठीक है, तो इसमें AEPS कह दिया जा सकता है, आधार बेस्ड, मतलब यहाँ पे पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनिवार्य कब किया गया है मनरेगा में कि आधार बेस्ड पेमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो वो जान लेना होगा कि बेसिकली क्या क्या है इसमें। तो आपको सबसे पहले मैं बात करूँ, ये जो भी है इस तरीके से सीधे भुगतान बैंक खातों में किया जाएगा, वह जो देय तिथि है, हाँ, बाद उनके आधार नंबर के माध्यम से ये सत्यापित होता है। NCPI जो है इसका आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, पूछा जा सकता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के द्वारा ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की जाते हैं। अभी बिहार में क्या है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों की जो कुल संख्या 1.80 करोड़ है, डेटा है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 96 लाख जो सक्रिय कर्मचारी जो नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और 94 लाख बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, जबकि इतने जो हैं AEPS के तहत भुगतान के लिए पात्र हैं, तो उनको ही जोड़ने की बातें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, और बाकी इसमें मनरेगा के बारे में अगर जानना है तो बेसिकली मनरेगा के बारे में ये जान लीजिए कि जो भी है मतलब जो अकुशल
कुशल नहीं, अकुशल, अनस्किल्ड जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनको एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो इन 365 दिन में कम से कम गारंटी युक्त 100 दिन का रोजगार उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो भी बातें हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है ऐसा। ठीक है। तो इसमें आधार से भी रिलेटेड कुछ बातें अगर हम कर लें तो अच्छा होगा। आधार क्या है? UIDAI, ठीक है, के द्वारा 12 अंक, तो ये कभी कभी अंक भी ऐसे कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कितने अंक उसमें होते हैं। हम बेसिकली छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी देख लिया। 12 अंकों का जो हमारा आधार कार्ड नंबर होता है वो 12 अंकों का होता है। UIDAI इसको वो जारी करता है। ठीक है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो अगर आपकी पहचान पता कुछ भी हो तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक होता है, इसीलिए यू लगा है ना यहाँ पे UIDAI में, तो यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो बाकी इसमें आप आधार संख्या जो भी होगा निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी प्रदाताओं आसानी से ये पहुंच सकता है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है जो मनरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं उन जॉब कार्ड धारकों को उनके अकाउंट को डायरेक्ट उनमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ जो देय तिथि होगा उस दिन में, उसके लिए आधार से उसका अकाउंट लिंक कर दिया जाए जिससे आसानी हो, उनको सुविधा हो। ठीक है, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करें कि बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु ईवी की खरीद। ठीक है, कुल मिला के इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉन्क्लेव हुआ एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। ये बिहार में क्या सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, इको फ्रेंडली हमें बनना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जिस तरीके से पॉल्यूटेड होते चला जा रहा है, आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना लोगों को ही करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ इनिशिएटिव लेते रहें, हम मतलब सरकार और हम सब लोग की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा सीधे सीधे जो पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कुल मिला के यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रदूषण मुक्त राज्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयासों पर जोर। देखें ना कि सामूहिक तौर पे आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये नहीं कि व्यक्तिगत तौर पे एक सरकार करेगी, एक आदमी करेगा या कोई संस्था करेगी। ठीक है, सभी को करना पड़ेगा। तो इसी के माध्यम से हम बिहार को प्रदूषण मुक्त राज्य घोषित कर सकते हैं। 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों की संख्या देखा जाए तो ईवी की हिस्सेदारी 7% थी जो अभी राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 6% है जबकि बिहार में ये 7%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप अगर कुछ ऐसे मेंस पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवी की जो भी नीति है कि तहत मोटर वाहन कर खरीद प्रोत्साहन छूट जो भी सब्सिडी वगैरह है, इसके तहत 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को पूरा करना। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकता है कि कब तक कितने प्रतिशत कर देना है, तो 2028 तक 15% इसका करने का लक्ष्य है। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI जिसको विश्व संसाधन संस्थान बोलते हैं, सिस्टम के डिजिटलीकरण से राज्यों में परिवहन प्रणाली की दक्षता में काफ़ी सुधार हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बात है। और बाकी इसमें कुछ खास ऐसी बात है नहीं, बस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं नीति आयोग के सलाहकार हैं सुधेंदु ज्योति सिन्हा, इन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय भी सुझाए हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। बस नीति आयोग है तो नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं किसको 2015 में बनाया गया और ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा दूसरा भी पहलू हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है WRI क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं बट थोड़ा सा देख लेते हैं हम। WRI वर्ष 1982 में वाशिंगटन DC में बनाया गया था। ये क्या है? एक NGO विज्ञान तथा साक्ष्य आधारित संस्थान है जो वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कठोर नीति अनुसंधान करता है, रिसर्च करते रहता है, पॉलिसी मेकिंग करते रहता है, ये सब काम है। इसका मिशन मानव समाज को
ऐसे तरीकों से जीने के लिए प्रेरित करता है जो पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। बाकी यहाँ पे नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है ये एक तरीके की। ठीक है, और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो आप सहकारी संघवाद जैसा अगर कुछ आता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। बॉटम अप आप देख सकते हैं दृष्टिकोण है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक दुखद भी है कि बाल विवाह में वृद्धि हो रही है। आज भी लोग अनअवेयर हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं या चीज़ों को सही समय पे उनको जानकारी नहीं है या फिर कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। चर्चा में क्यों है? एक लैंसेट एक पत्रिका आती है विवाह पर, भारत में बाल विवाह पर जो है एक रिपोर्ट आया कह सकते हो आप। देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया। मतलब कमी तो हुई है समग्रता में। इस बात पर भी कुछ राज्यों जैसे विशेषकर इसमें बिहार तो 16.7%, पश्चिम बंगाल इसमें भी है। ठीक है, ठीक ठाक है स्थिति। तो बेसिकली आप ये चीज़ देख पा रहे हैं 15.2% यहाँ भी है। ठीक है, इसके बाद यूपी भी कहीं कम नहीं है, 12.5% यहाँ भी, महाराष्ट्र। तो ये सारी जगहों कि सामूहिक रूप से बालिकाओं के बाल विवाह के कुल मामलों में आधे से अधिक का योगदान है। मतलब ये सारा परसेंटेज अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं तो देखेंगे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब 4 राज्यों को ही मिला दे तो ये लगभग 50% से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट संस्था है जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 NFHS जो 15-16 में हुआ था, उसके अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच की जो 39.1% बालिकाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए 2011 का आपको पता है कि अभी 21 वाला जनगणना अभी पेंडिंग है, ये ऑनगोइंग है। तो ये 11 वाला जनगणना के हिसाब से बता रहा है कि 13 मिलियन से अधिक किशोर बालिकाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच हुई है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस तरीके से मतलब अभी का जो शादी का उम्र है बालिकाओं का या बालकों का, मतलब महिला पुरुष का कह सकते हो आप, तो क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम शायद मिस कर रहे थे। ये जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण जो होता है NFHS, ये भी 15-16 का ही है। उसके अनुसार बिहार में CRY समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल जिले में तथा इसके बाद बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और गया जिले में था। ठीक है, तो अभी का जो डेटा है उसमें देखिए क्या होता है, ये मतलब ध्यान में रख सकते हैं। भारत में 3.8 मिलियन बालिकाएं हैं लेकिन वो माता बन चुकी हैं क्योंकि उनका पहले ही शादी हो गया। ठीक है, बच्चे होने के बाद होने पर ही 1.4 मिलियन के किशोरावस्था पूरी होने से पहले ही 2 या अधिक बच्चे थे। तो ये कितना मतलब खुद ही बच्चा है और उसके पास भी अगर 2 बच्चे या उससे अधिक बच्चे हैं तो वो किस तरीके से केयर टेकिंग कर पाएगी, कैसे उनका ध्यान कर पाएगी, उसकी जो ज़रूरतें हैं कैसे पूरी, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, और यही आगे आने वाली उनकी जो पीढ़ी होगी वो पूरी तरीके से बर्बाद होगी और मतलब उसको सप्रेस किया जाएगा, उसको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये सब दुखद है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आपको पता होगा। यहाँ पे मैं सीधे बात करता हूँ। ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होता है, जिसके अंतर्गत बच्चों को खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे ये है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ये भी जो बाल संरक्षण समितियाँ हैं या जो लोग हैं, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वो भी जवाबदेह हो सकते हैं, उनको ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सर्वेक्षण में प्रजनन, शिशु बाल मृत्यु दर, तो ये सब एक बार ये आप देख लेना कि इसमें जैसे घरेलू हिंसा, HIV, ये सब चीज़ों से लोग ग्रसित होंगे। मतलब बहुत सारी समस्याएं, तपेदिक, मलेरिया, गैर संचारी रोग, ये सब समस्याएं झेलने को आगे मिलेगा ही। ठीक है, चलिए आगे अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करें वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन। आपको पता है आज के टाइम में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, दुनिया भर के प्रदूषण हो गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा एक प्रकार का और भी प्रदूषण है जिसको नेचर्स मैगजीन ने कवर किया था, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, प्रकाश प्रदूषण।
खैर उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी देखते हैं वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु क्या गया, एक अध्ययन किया गया। चर्चा में क्यों था? बेसिकली बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम, जिसको सोर्सेज अपोर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया था। ठीक है, बिहार सरकार ने, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि मुजफ्फरपुर गया राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब बुरा अगर वहाँ का स्थिति है तो उसके लिए ये थोड़ा कंसर्न थे। और देखा गया यहाँ पे कि अध्ययन क्या बताया, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना, आईआईटी दिल्ली और पटना दोनों का जॉइंट वेंचर था। तो इसमें देखने को ये मिला कि शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के परिवेशी वायु में पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 2.5 और PM10 के मौसमी वायु के कणों के सघनता स्तर, ठीक है, इसमें कितनी सघनता है इसकी पहचान करेगा। 2.5 और 10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण हैं। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं, इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सब एक चिंताजनक विषय है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? वाहन, धूल, बायोमास जलने और उद्योगों से उत्सर्जन जैसे कारकों की पहचान करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता ही है। बाकी बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान BHU जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पहले से ही इस तरह का अध्ययन कर रहा है जो कि सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कह सकते हो शुरू किया, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की हैं। NCAP ने 122 संवेदनशील शहरों की पहचान की जहां राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NACS कह सकते हो आप, उसका उल्लंघन करता है। तो उल्लंघन क्यों करता है? क्योंकि उस पर खरे नहीं उतरता है। उत्सर्जन करो, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर बढ़ाया जाए, परिवहन के दौरान निर्माण सामग्री को ढकना, भवन निर्माण के लिए अनिवार्य ग्रीन शील्ड, ग्रीन बेल्ट का विकास, ई वाहनों को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग, उसके बाद आप देखेंगे वाहन उत्सर्जन की कड़ी जाँच, स्मॉग गन का उपयोग, कुछ ऐसे कदम हैं जो राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा इस पर लगाम लगेगा। ठीक है, अब ये सब देख सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको साइंस रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इन्वायरमेंट से तो है ही है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, या फिर O3 जिसको आप ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हो। ठीक है, ये भी है। उसके बाद NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया NH3 और आप देखेंगे लेड। ठीक है, ये सारे ही हैं और इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, अलग अलग जगहों से ये रिलीज होते हैं इनका। तो ये सारी चीज़। पार्टिकुलेट मैटर क्या है इसमें देख सकते हो आप थोड़ा सा, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसमें जो भी है इमिटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनपेव्ड रोड्स, फील्ड्स, फायर्स, इन सब चीज़ों से निकल के आता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, एग्रेवेटेड अस्थमा, डिक्रीज्ड लंग फंक्शन में उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर के उसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होती है उसमें ये मतलब देखा जाता है इन स्टैंडर्ड को, मानकों को। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। जैसे नेक्स्ट के तहत प्रदूषकों की सूची में क्या है? PM10.25 2.5 SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, ठीक है, जो जल में भी मिल रहा है, निकेल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन, ये 2 बार रिपीट कर गया, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना, ये योजना है, फोकस करके रखना क्योंकि BPSC स्पेशल में ये क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। इसमें क्या है, चर्चा में क्यों था भाई? बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो जो भी गरीब परिवार है, 9.4 मिलियन से अधिक ऐसे गरीब परिवार जिनको ये 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता देगा। मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु ये है कि बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है, 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उसी में ये भी था। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो
ठीक है। 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना 5 वर्ष तक चलेगा। 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार देना है इनका। मासिक आय क्या रखेंगे? 6,000 रुपये प्रति माह से कम, जिनका मतलब मासिक आय रहेगा। राज्य उद्योग विभाग होगा, इस योजना को लागू करेगा, जो लाभार्थियों का चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा, ठीक है। और इसमें कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तक्षेप, कपड़ा, सैलून, भोजनालय और छोटी मतलब ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में इनको इन्वॉल्व करना है। 2 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ कैबिनेट में बजट जो अनुमानित वार्षिक व्यय को मंजूरी दी है वो 9.79 करोड़ है, मतलब अप्रॉक्स 10 करोड़ है मान लो आप। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अत्यंत पिछड़े जो वर्ग के परिवारों के छात्र हैं उनको भी वित्तीय सहायता मिलेगी, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अच्छी बात है। और भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अन्य परीक्षाएं जो भी हैं ईबीसी को 75,000 से 30,000 तक का एक मुश्त मतलब आप देखेंगे कि उनको वित्तीय अनुदान भी मिलेगा, ये ग्रांट देगी, ठीक है। बाकी ये डेटा है कि कितने कितने कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी, तो कैसे बनेगा देखेंगे। इसमें पहले राज्य के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, इन्हीं के मुताबिक बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का एक मिशन इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो इसमें क्या थी, मुख्य बिंदु क्या था कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर अधिवेशन। इस स्टार्टअप दिवस राष्ट्रीय स्तर का क्या है, 16 जनवरी को है। इसी में बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 कार्यक्रम के मंत्री जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा बिहार भी बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें आई। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें किस तरीके के क्या क्या बातें इसमें रखी गई, कैसे बढ़ाएंगे ये कार्यक्रम में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं। महिला नेतृत्व, कृषि सूचना, ये ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब चीज़ों में पुरस्कार दिए गए। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमियों को क्या मिलेगा? जो भी नवोदित मतलब नए नए अभी इमर्जिंग जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, को 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाएगी, ब्याज मुक्त होगा। और सीड फंडिंग के लिए रूप में 5% अधिक राशि आवंटित की जाती है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। त्वरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान, और यदि पंजीकृत संस्थाओं और एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त है तो 50 लाख तक के जो भी मैचिंग लोन प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और इसे बढ़ावा देने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा, नवाचार इनोवेशन, स्टार्टअप का समर्थन करने, निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। इसमें सीड फंडिंग योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा था। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राष्ट्रीय स्तर का भी एक न्यूज़ है, क्योंकि भारत रत्न का सम्मान मिलना हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा, इससे संबंधित प्रश्न। तो बेसिकली दिवंगत ये मुख्यमंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं, मरणोपरांत इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान, जिसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलते हैं, भारत रत्न, इनको सम्मानित किया गया। तो बेसिकली सम्मानित जो किया गया इनको, ये पुरस्कार इनको वंचितों के चैंपियन व सशक्तिकरण और समानता के एक समर्पित विश्वसनीय मेहनती समर्थक के रूप में कर्पूरी ठाकुर के अथक प्रयासों के लिए इनको एक श्रद्धांजलि है, ठीक है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट जो प्रतिबद्धता थी, दूरदर्शी नेतृत्व थे, ये सारी चीज़ों के लिए इनको दिया गया कि समाज के स्तर पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया जो भी है। तो आगे बढ़ते, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन के लिए जाने जाते हैं। और क्या बात था, इनका जो कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थकों द्वारा चिन्हित था, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए ये हमेशा लगे रहें, वंचितों के लिए लगे रहें, उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से। जन नायक, लोगों के नायक के रूप में लोकप्रिय थे, आम लोगों के कल्याण के प्रति उनकी ईमानदारी, समर्पण, ये सारी चीज़ें थी। अपने पूरे करियर में कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, ठीक है। और राजनीतिक यात्रा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू की और बाद में वर्ष 1977 से
1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान स्वयं को जनता पार्टी के साथ, ठीक है, जोड़ लिया। इसके बाद वह जनता दल से जुड़ गए। फरवरी 1988 में उनका निधन हो गया था, ठीक है। तो ये इनका एक था। और भारत रत्न, यहाँ भारत रत्न तो इनको सम्मानित किया गया, बट भारत रत्न क्या है, कैसे है, वो थोड़ा सा जान लेते, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 हो सकती है। याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन या थोड़ा एनालिटिकल टाइप का बनाएगा तो वो इस तरीके का क्वेश्चन बना देगा कि 3 नहीं 6 बार होती है, 5 अधिकतम हो सकती है, ठीक है, विशेष वर्ष में। तो संख्या भी निर्धारित होती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने पूरा ये कवर किया और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम जनवरी मंथ का पूरा कवर कर लिए। एक बार रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो वो रिकॉल में क्या क्या है वो पॉइंट में लेके चल रहा हूँ। ये रहा, क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहला पॉइंट था हमारे पास, हमने डिस्कस किया पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार। दूसरा, जाति सर्वेक्षण से संबंधित। तीसरा, नरेगा को आधार कार्ड से लिंक करने का जो आधार शेडिंग की बात हुई। बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा, बाल विवाह में वृद्धि, वायु प्रदूषण के लिए जिसमें आप अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स को देखें, PM 2.5, PM 10, ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना जो मैंने बताया। इसके बाद आपने देखा बिहार सरकार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। फिर बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित। तो ये सारे पॉइंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा, और इससे रिलेटेड पॉसिबल हुआ तो मैं क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। बट पहले जनवरी के बाद, ये जनवरी का मैंने आज फिनिश कर लिया। जनवरी के बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फरवरी का, जिसमें करंट अफेयर अटेंड करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज हमारा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू ऑल।